नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद सिलेक्टर्स में। और आज हम डेली करंट अफेयर का वीडियो लेके फिर से आ गए हैं आपके सामने। आज है 4 सितंबर और डे है मंडे। तो आज हम करंट अफेयर देखेंगे 4 सितंबर का। और आगे चलने से पहले सभी से अपील है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। तो आगे चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है, हाल ही में विश्व नारियल दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन ए 1 सितंबर, ऑप्शन बी 31 अगस्त, ऑप्शन सी 2 सितंबर और ऑप्शन डी 30 अगस्त। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 2 सितंबर। 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया गया है, वर्ल्ड कोकोनट डे। ये मनाया गया है 2 सितंबर को। और इसकी थीम क्या रही है? इस बार इसकी थीम रही है नारियल ट्रांसफार्मिंग लाइफ्स। तो ये इसका कोकोनट ट्रांसफार्मिंग लाइफ्स इसका थीम रही है। और हम देखते हैं कि नारियल जो विश्व नारियल दिवस है वो कब से मनाया जाता है। तो इसकी शुरुआत जो हुई थी वो सन 2009 में हुई थी। इस हिसाब से इस बार 15वां विश्व नारियल दिवस मनाया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन सी 2 सितंबर सही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है, हाल ही में किसे खान मंत्रालय का सचिव बनाया गया है? ऑप्शन ए मनोज कोहली, ऑप्शन बी वीएल कांथा राव, इनका कांथा के बाद इनका नाम आगे राव भी है, और ऑप्शन सी नीलकंठ मिश्रा और ऑप्शन डी पीयूष गोयल। तो खान मंत्रालय का सचिव किसे बनाया गया है? उसे बनाया गया है वीएल कांता राव को। तो इसका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा ऑप्शन बी वीएल कांता राव खान मंत्रालय के सचिव बने हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है, हाल ही में किसे ईटी लीडरशिप एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए हिमांशु अवस्थी, ऑप्शन बी गीता श्रीवास्तव, ऑप्शन सी परमीत सिंह सूद और ऑप्शन डी नितिन अग्रवाल। तो इसका आंसर क्या होगा? ईटी लीडरशिप एक्सीलेंस अवार्ड कौन पाया है? तो परमीत सिंह सूद को इस अवार्ड से, ईटी लीडरशिप एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये सम्मान क्यों मिलता है? ये लीडरशिप के लिए सम्मान मिलता है। लीडरशिप में बहुत ही अच्छा काम करने के लिए ये अवार्ड दिया जाता है। तो परमीत सिंह सूद को इससे नवाजा गया है। तो खान मंत्रालय में एक छूट गया, तो ये आपको पता होना चाहिए कि खान मंत्री इस समय क्या है? श्री प्रहलाद जोशी, ये खान मंत्री हैं। ठीक है, खान मंत्रालय के ये मंत्री हैं श्री प्रहलाद जोशी। और तो आगे क्वेश्चन नंबर 3 भी हमने देख लिया है। ईटी लीडरशिप एक्सीलेंस अवार्ड परमीत सिंह सूद को मिला है। गीता श्रीवास्तव को क्या है? गीता श्रीवास्तव हाल ही में कहाँ पर? ये पाकिस्तान में भारत की उच्चायुक्त नियुक्त की गई हैं। अभी 2-3 दिन पहले ही हमने करंट अफेयर में इसको कवर किया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है, हाल ही में रिलायंस रिटेल ने अपना फैशन स्टोर लॉन्च किया है। वह अपना पहला आउटलेट किस शहर में खोल रहा है? तो ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी भोपाल, ऑप्शन सी चेन्नई और ऑप्शन डी शिलांग। तो आउटलेट पहला कहाँ खोल रहा है रिलायंस रिटेल, जो फैशन स्टोर लॉन्च किया है? तो ऑप्शन ए में हैदराबाद जो दिया है यही इसका सही आंसर होगा। रिलायंस रिटेल अपना फैशन जो स्टोर है वो सबसे पहला आउटलेट हैदराबाद में खोल रहा है। तो ये जो फैशन है, ये फैशन स्टोर तो रिलायंस ने किस नाम से शुरू किया है? इसका आंसर होगा यू स्टा नाम से उसने अपना फैशन स्टोर शुरू करने के लिए निर्णय लिया है। ये अभी आपको कुछ दिन पहले हमने वीडियो में करंट अफेयर के रूप में बताया था कि रिलायंस रिटेल का पहला फैशन स्टोर किस नाम से आ गया, तो उसका आंसर था
यू स्टा। और अब ये पहला आउटलेट खोल रहा है कहाँ पर, हैदराबाद में। आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है हाल ही में किसे पीआईबी का प्रधान महानिदेशक बनाया गया है। ऑप्शन ए डिसूजा मिले, ऑप्शन बी उमेश रेवनकर, और ऑप्शन सी जया वर्मा सिन्हा, और ऑप्शन डी मनीष देसाई। तो इसका आंसर क्या होगा, पीआईबी का प्रधान महानिदेशक किसे बनाया गया है। ऑप्शन डी दिया है मनीष देसाई। मनीष देसाई को पीआईबी का प्रधान महानिदेशक बनाया गया है। तो अभी क्वेश्चन 5 में ही जो ऑप्शन सी है जया वर्मा सिन्हा, ये क्या है, ये रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष एंड सीईओ बनी है। तो इस प्रकार हम ऑप्शन यदि देखते चले तो हमें पीछे का जो भी करेंट अफेयर है वो रिवाइज होता रहेगा। तो इस प्रकार हम देखें कि जया वर्मा सिन्हा जो है वो रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष एंड सीईओ और मनीष देसाई पीआईबी के प्रधान महानिदेशक बनाए गए हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है हाल ही में किस कंपनी को नवरत्न का दर्जा प्राप्त हुआ है। ऑप्शन ए नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, ऑप्शन बी बीएसएनएल, ऑप्शन सी राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आपको बताना है ऑप्शन सी राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर जो है कंपनी वो नवरत्न में शामिल हो गई है। और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि अपने देश में कितनी नवरत्न और कितनी महारत्न कंपनियां हैं, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है हाल ही में लेट्स मूव फॉरवर्ड नामक हास्य पुस्तक का विमोचन किसने किया। ये कैसी पुस्तक है, ये हास्य पुस्तक है और इसका नाम है लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो इसका विमोचन किसने किया, ऑप्शन ए ऑप्शन सी धर्मेंद्र प्रधान, या ऑप्शन डी यूनेस्को। तो किसने इसको विमोचित किया है, ऑप्शन सी में दिया है धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, इन्होंने इस किताब को विमोचित किया है। और ये किसके सहयोग से बनाई गई है, ये एनसीईआरटी और यूनेस्को दोनों के सहयोग से ये तैयार की गई है। इसका उद्देश्य क्या है, इस पुस्तक का उद्देश्य क्या है, स्कूली बच्चों के स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ाने के लिए इस पुस्तक का विमोचन किया गया है। धर्मेंद्र प्रधान ने इनका विमोचन किया है कहाँ पर, दिल्ली के कौशल भवन में, नई दिल्ली के कौशल भवन में इसका विमोचन किया है। किसने किया, धर्मेंद्र प्रधान जी ने। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है हाल ही में G21 स्वास्थ्य कार्यशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो इसका आंसर हमें बताना है। इसका आंसर ऑप्शन ए में दिया है चेन्नई, ऑप्शन बी में दिया है नई दिल्ली, ऑप्शन सी में दिया है बंगलुरु, और ऑप्शन डी में दिया है त्रिची। तो क्या होगा इसका आंसर, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी में दिया है बंगलुरु में G21 स्वास्थ्य कार्यशाला का उद्घाटन किया जाएगा। ये G21 स्वास्थ्य कार्यशाला है, इसका उद्घाटन किसने किया है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट बन जाता है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण जो मंत्री हैं जिनका नाम है शोभा करंदलाजे, उन्होंने इसका उद्घाटन किया है। G21 स्वास्थ्य कार्यशाला का कौन है, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शोभा करंदलाजे, उन्होंने ही इसका उद्घाटन किया है। मंत्री जी ने कहा है कि भारत की जो G20 की अध्यक्षता का जो विषय है वो यह है कि एक पृथ्वी एक परिवार और एक भविष्य। G20 का मंत्री जी ने कहा है कि हमारा उद्देश्य उसका हमारा जो विषय है वो यही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है हाल ही में किसे ग्लोबल फाइनेंस
सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट 2023 में A+ रेटिंग मिली है? तो ऑप्शन ए प्रतिष्ठा निगम, ऑप्शन बी शशिकांत दास, ऑप्शन सी संतोष यादव और ऑप्शन डी उर्जित पटेल। तो किसे ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिकॉर्ड 2023 में A+ रेटिंग मिली है? तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में दिया है शक्तिकांत दास, यही इनका आंसर होगा। इन्हीं को ये अवार्ड रेटिंग जो है वो दी गई है। ये कौन है? ये हमारे RBI के गवर्नर हैं, शशिकांत दास जी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है हाल ही में नई दिल्ली से अमृत कलश यात्रा की शुरुआत किसने की? तो इसका आंसर ऑप्शन ए दिया है अश्विनी वैष्णव, ऑप्शन बी दिया है राजनाथ सिंह, ऑप्शन सी जो दिया है वो अमित शाह और ऑप्शन डी अरविंद केजरीवाल। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी अमित शाह जो हमारे गृह मंत्री हैं, उन्होंने दिल्ली से अमृत कलश यात्रा की शुरुआत की। राजनाथ सिंह हमारे रक्षा मंत्री और अश्विनी वैष्णव हमारे स्वास्थ्य मंत्री, केजरीवाल जी जो हैं वो दिल्ली के CM हैं, CM ऑफ दिल्ली। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होगा ऑप्शन सी अमित शाह। अब थोड़ा देख लेते हैं कि अमित शाह ने जो ये कलश यात्रा की शुरुआत की है ये किसके तहत की है? तो हमें बताना है कि इसका किस योजना के तहत उन्होंने यह जो अमृत कलश यात्रा शुरू की है वो की है। तो इसकी शुरुआत जो है वो मेरी माटी मेरा देश जो अभियान है उसके तहत उन्होंने अब दिल्ली से अमृत कलश यात्रा की शुरुआत की है। 11 क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है राष्ट्रीय पोषण सप्ताह का विषय निम्न में से क्या है? ऑप्शन ए सभी के लिए किफ़ायती स्वास्थ्यवर्धक आहार, ऑप्शन बी पोषण एवं आजीवन यात्रा, ऑप्शन सी स्वस्थ जीवन के लिए शुद्ध पोषण आहार और ऑप्शन डी स्वस्थ जीवन के लिए बेहतर भोजन। तो इसका जो थीम है राष्ट्रीय पोषण सप्ताह जो 1 सितंबर से 7 सितंबर तक मनाया जा रहा है, इसको हमने कल ही अभी डिटेल में देखा है और आज उसका विषय देखते हैं क्या है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए में जो दिया है सभी के लिए किफ़ायती स्वास्थ्यवर्धक आहार, यही इसका आंसर होगा। आगे देखते हैं। आगे चलने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल स्टडी विद सिलेक्टर्स को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इसका जो PDF है उसको पाने के लिए डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम का लिंक दिया है उस पर जाएं, वहां क्लिक करें और ये आपकी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए एक बहुत ही अच्छा माध्यम है। तो आप ज़रूर टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन करें। और सभी से निवेदन है कि तबीयत सही ना होने की वजह से कभी कभी खांसी आ जाती है तो उसको मैनेज करें, आपका बहुत बहुत आभार होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है QLI रिपोर्ट के अनुसार भारतीय स्वास्थ्य के लिए प्राथमिक खतरा क्या है? ऑप्शन ए में दिया है संक्रमण रोग, ऑप्शन बी में दिया है कुपोषण, ऑप्शन सी में दिया है सांस की बीमारियां और ऑप्शन डी में दिया है हृदय रोग। तो QLI रिपोर्ट के अनुसार स्वास्थ्य के लिए प्राथमिक खतरा क्या है? ऑप्शन डी में दिया है हृदय रोग, यही इसका सही आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन डी हृदय रोग। और इसका थोड़ा देखते हैं QLI इसका फुल फॉर्म क्या है? एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स, ये QLI का फुल फॉर्म है जिसको हिंदी में वायु गुणवत्ता जीवन सूचकांक कहते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 का थोड़ा डिटेल था, इसको भी ध्यान में रखना है। QLI का फुल फॉर्म क्या है। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13।
क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि हाल ही में अंतर्राज्य परिषद सचिवालय का ई संसाधन वेब पोर्टल किसने लॉन्च किया है? ऑप्शन ए द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन बी अमित शाह, ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी और ऑप्शन डी अनुराग ठाकुर। तो ई संसाधन वेब पोर्टल जो है किसने लॉन्च किया है और ये किसका है, किस सचिवालय का? अंतर्राज्य परिषद सचिवालय का एक पोर्टल है। तो ये किसने लॉन्च किया है? ऑप्शन बी में दिया है अमित शाह। तो अमित शाह जो हमारे गृह मंत्री हैं उन्होंने ही ई संसाधन वेब पोर्टल लॉन्च किया है, अंतर्राज्य परिषद सचिवालय का है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर होगा ऑप्शन बी अमित शाह। अब थोड़ा देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय परिषद जो है, अंतर्राज्यीय परिषद है, उसके बारे में कुछ देख लेते हैं डिटेल क्या है। तो अंतर्राज्य परिषद का जो गठन हुआ है वो कब हुआ है? वो 1988 में हुआ है। किसके सिफारिश पे हुआ है? सरकारीय आयोग जिसका गठन हुआ था 1988 में, उसकी सिफारिश पर अंतर्राज्यीय परिषद का गठन हुआ है। और यह एक सिफारिशी नियामक है। इसका कर्तव्य संघ, राज्य और राज्य आदि के बीच में समन्वय स्थापित करें और उनके समन्वय हित में विषयों पर जांच एवं चर्चा करें। तो ये इसका मुख्य कार्य है। और इसका जो संविधान में जो इसका निर्माण है वो अनुच्छेद 263 के तहत किया गया है। तो ये इससे संबंधित कुछ जानकारी। और जो इसका ढांचा है वो क्या है? अंतर्राज्य परिषद का जो ढांचा है उसमें कौन कौन होता है? उसमें एक अध्यक्ष होता है, जो अध्यक्ष जो है वो कौन है? प्रधानमंत्री होता है। और उसके बाद सभी राज्यों के सीएम होते हैं। दूसरा, सभी राज्यों के सीएम होते हैं, राज्यों के सीएम। फिर तीसरे नंबर पर 6 केंद्रीय मंत्री होते हैं। और आगे विधानसभा वाले जो हैं, जो यूटी है, यूनियन टेरिटरी है, जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, यदि उसमें विधानसभा है तो उसके सीएम। और यदि विधानसभा नहीं है तो वहाँ के जो प्रशासक होंगे वो। और कोई ऐसा स्टेट जहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू है तो वहाँ का जो राज्यपाल होगा वो इसके सदस्य होते हैं। तो इस प्रकार हम अंतर्राज्यीय परिषद का थोड़ा डिटेल देखे हैं। और अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है? हाल ही में एनपीसीआई ने ब्लॉकचेन समर्थित ओपन सोर्स प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है। उसका नाम क्या है? ऑप्शन ए फाल्कन, ऑप्शन बी महेंद्रगिरी और ऑप्शन सी निवेश और ऑप्शन डी सुदर्शन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए फाल्कन सही आंसर होगा। एनपीसीआई ने ब्लॉकचेन समर्थित ओपन सोर्स प्रोजेक्ट जो लॉन्च किया उसका नाम है फाल्कन। एनपीसीआई के बारे में थोड़ा देखते हैं। इसका फुल फॉर्म है नेशनल, इसका है पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी 2008 में स्थापना हुई है। ये किसके अधीन है? ये आरबीआई के अधीन है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 14 का थोड़ा डिटेल देखें हम। और आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है? हाल ही में विश्व का पहला पूर्णतः स्वचालित निवेश कोष द एड एक्स्ट्रा फंड कहाँ पर लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर बताना है। ऑप्शन ए में दिया है हैदराबाद, ऑप्शन बी में दिया है रामेश्वरम, ऑप्शन सी में दिया है इंदौर और ऑप्शन डी में दिया है अहमदाबाद। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा हैदराबाद में पहला पूर्णतः स्वचालित निवेश कोष जिसका नाम है द एड एक्स्ट्रा फंड, उसको लॉन्च किया गया है। और एक वीडियो में हमने पूछा था रामेश्वरम कहाँ है? तो रामेश्वरम जो है वो तमिलनाडु में स्थित है।
तमिलनाडु में। इंदौर जो है वो एमपी में है और जो अहमदाबाद है वो गुजरात में। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहा है, नीति आयोग किसके साथ सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। ऑप्शन यूनेस्को, ऑप्शन बी विश्व बैंक, ऑप्शन सी यूएनडीपी और ऑप्शन डी एडीबी। तो इसका सही आंसर क्या होगा, नीति आयोग एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो ये एसडीजी हैं जो हमारे सतत विकास लक्ष्य हैं, उनको प्राप्त करने के लिए नीति आयोग किसके साथ समझौता किया है, एमओयू पर, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, समझौता ज्ञापन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी यूएनडीपी। यूएनडीपी के साथ नीति आयोग सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। थोड़ा नीति आयोग के बारे में देख लेते हैं। नीति आयोग, तो नीति का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये इसका फुल फॉर्म है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये इसका फुल फॉर्म है। ये एक थिंक टैंक के रूप में काम करता है, थिंक टैंक के रूप में काम करता है। बेहद इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। और इसकी स्थापना बहुत बार पूछा गया है, इसकी स्थापना कब हुई है, तो नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई है। इसके पहले इसको योजना आयोग के नाम से जाना जाता था। 1 जनवरी 2015 से इसे नीति आयोग कर दिया गया है। जो हेडक्वार्टर है वो दिल्ली में है। और फिलहाल देखेंगे कि जो नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है। नीति आयोग के अध्यक्ष हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। इसके जो उपाध्यक्ष हैं वो कौन है, उपाध्यक्ष हैं सुमन बेरी, ये इसके उपाध्यक्ष हैं। और यदि हम सीईओ की बात करते हैं, सीईओ कौन है, बीबीआर सुब्रमण्यम, ये इनके सीईओ हैं। तो ये थोड़ा नीति आयोग से संबंधित कुछ हम डिटेल देखें। और सस्टेनेबल की यदि बात करते हैं, सतत विकास लक्ष्य की, तो सतत विकास लक्ष्य क्या है, ऐसा लक्ष्य जो आगामी भविष्य में कमी को महसूस ना हो कराए। मतलब आज जो भी हम जिस चीज़ का प्रयोग कर रहे हैं उस चीज़ को ऐसे प्रयोग करें कि वो आने वाली पीढ़ियों के लिए वो सुरक्षित रहे। तो इसी को सतत विकास लक्ष्य कहा जाता है। अब इसका गोल है 2030 तक प्राप्त करना है। तो उसी के गोल को प्राप्त करने के लिए नीति आयोग ने यूएनडीपी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। आगे देखते हैं, आगे यूनेस्को की थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। यूनेस्को आया है ऑप्शन में, तो यूनेस्को का जो फुल फॉर्म है वो क्या है, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल इंस्टीट्यूशंस ऑर्गेनाइजेशंस। यूनेस्को ओ है तो ऑर्गेनाइजेशन, तो इसका जो हिंदी है वो है संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन। और जो इसका यूनेस्को का जो गठन है वो 16 नवंबर 1945 को हुआ था। और इसका कहाँ हुआ था, तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ बनाया गया है, वो पेरिस, जो फ्रांस की राजधानी है। और इसके पास 53 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। तो ये, और इसमें देशों की संख्या क्या है, इन यूनेस्को में 194 देश शामिल हैं। और अब देखते हैं लास्ट
पॉइंट इसी का यूनेस्को का। तो यूनेस्को के जो महानिदेशक हैं वो कौन है, ये पूछा जा सकता है, तो याद रखना है ऑड्रे आजोले, ये यूनेस्को के महानिदेशक हैं। तो इस प्रकार यूनेस्को के बारे में हमने जान लिया। आगे देखते हैं विश्व बैंक। विश्व बैंक, ये सब जो संस्थान है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, इसलिए इनको बहुत ध्यान से देखना है। तो दिया है विश्व बैंक, तो इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 7 जुलाई 1944 को ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में हुई थी। इसी के साथ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इसका भी गठन किया गया था। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर जो है वो वाशिंगटन डीसी में स्थित है। तो ये हमारा विश्व बैंक से संबंधित कुछ है। और आगे देखते हैं एडीबी। तो एडीबी के बारे में आप जानते ही हैं, अभी 2 दिन पहले हमने बहुत अच्छे से डिस्कशन किया। एशियन डेवलपमेंट बैंक है जिसका मुख्यालय मनीला फिलीपींस में स्थित है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 16 का हमने देख लिया डिटेल। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है, हाल ही में राष्ट्रपति ने आंध्र प्रदेश के किस पूर्व मुख्यमंत्री की स्मृति में 100 रुपये का सिक्का जारी किया है। तो ऑप्शन ए नंदामूरी तारक राम राव, ऑप्शन बी चंद्रबाबू नायडू, ऑप्शन सी एन किरण कुमार रेड्डी, और ऑप्शन डी में जो दिया है वो पीवी नरसिम्हा राव है। तो किसने लॉन्च किया सिक्का, ये सिक्का लॉन्च करने वाले हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं। किस स्टेट के मुख्यमंत्री, आंध्र प्रदेश के। कितने रुपए का सिक्का, 100 रुपये का सिक्का जारी किया है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 17 से 3 से 4 क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो होगा उस पूर्व मुख्यमंत्री का नाम क्या है, उनका नाम है नंदामूरी तारक राम राव। ऑप्शन ए सही आंसर है। 17 का ऑप्शन ए नंदामूरी तारक राम राव सही आंसर है। 100 रुपये का सिक्का उनकी स्मृति में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आंध्र प्रदेश के ये सीएम हैं उनके नाम पे जारी किया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है, बड़ा ने डायमंड लीग फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है, यह आयोजन कहाँ पर होगा। तो यह आयोजन ऑप्शन ए यूजीन यूएसए में होगा, या ऑप्शन बी दिया है बुडापेस्ट हंगरी में होगा, या ऑप्शन सी जो दिया है ज्यूरिख तो स्विट्ज़रलैंड में है, और जो दोहा है वो कतर में है। तो कहाँ पर होगा, तो इसका आयोजन जो होगा यूजीन यूएसए की एक जगह है, वहाँ पर डायमंड लीग का फाइनल जो है खेला जाएगा। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है, हाल ही में राज्यसभा में के सभापति जगदीप धनखड़ ने किसे गृह मामलों संबंधी स्थायी समिति का सदस्य नियुक्त किया है। ऑप्शन ए संजय राउत, ऑप्शन बी पी चिदम्बरम, और ऑप्शन सी वरुण गांधी, और ऑप्शन डी अलका लांबा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, गृह मामलों संबंधी स्थायी समिति का सदस्य किसे चुना गया है, पी चिदम्बरम जी को चुना गया है। और इनको किसने नामित किया है, राज्यसभा के जो सभापति हैं जगदीप धनखड़ जी, तो उन्होंने उनको नामित किया है, नियुक्त किया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, और ये हमारे जो आज का वीडियो है उसका ये ऑब्जेक्टिव टाइम में लास्ट क्वेश्चन है। तो लास्ट में आपसे अब फिर अपील कि हमारे चैनल स्टडी विद सिलेक्टर को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, हाल ही में गाई यात्रा उत्सव कहाँ पर मनाया गया है। ऑप्शन ए मालदीव, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी भूटान, और ऑप्शन डी श्रीलंका। तो ये गाई यात्रा उत्सव कहाँ पर मनाया गया है, गाई यात्रा उत्सव नेपाल में मनाया गया है। तो इसका 20 क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर होगा ऑप्शन बी नेपाल, गाई यात्रा उत्सव नेपाल में मनाया गया है। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20 का। तो मालदीव की राजधानी क्या है, माले है, और यहाँ मालदीवी रुपया चलता है। नेपाल की राजधानी काठमांडू, नेपाली रुपया। भूटान की राजधानी थिम्पू, न्यूगिलेट्रम चलता है। और श्रीलंका की श्री जयवर्धने कोट्टे है।
और वहाँ पर श्रीलंकाई रुपया चलता है। तो इस प्रकार क्वेश्चन 20 का हम सभी आंसर देख लिए हैं, ऑप्शन देख लिए, उनका डिटेल भी देख लिए। अब आगे चलते हैं, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण करंट अफेयर के हम कुछ प्रश्न लेके आते हैं जो वन लाइनर के रूप में होते हैं हर रोज़ की तरह। आज देखते हैं क्वेश्चन पहला पॉइंट में क्या कह रहा है। हाल ही में पहली बार पेशेवर फुटबॉल प्रतियोगिता कहाँ शुरू की गई है? लद्दाख। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, पेशेवर फुटबॉल प्रतियोगिता पूछा जा सकता है कि जो पेशेवर प्रतियोगिता है वो किस खेल से संबंधित है, तो वो फुटबॉल से संबंधित है। इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है? पहली बार लद्दाख में किया जा रहा है, जो हमारा यूनियन टेरिटरी है। आप देखते हैं अगला पॉइंट, हाल ही में भोटो जात्रा उत्सव नेपाल में मनाया गया है। नेपाल का एक उत्सव है, उसका नाम है भोटो जात्रा। और अभी हम क्वेश्चन नंबर 20 जो देख रहे थे उसमें भी एक क्वेश्चन दिया है, गाई जात्रा उत्सव भी नेपाल का ही उत्सव है। तो थोड़ा नेपाल के उत्सव जो हैं उनके बारे में देख लेते हैं। नेपाल में कौन कौन से उत्सव मनाए जाते हैं। तो पहला देखते हैं, पाहन चरहे, ये एक त्यौहार है, ये भी मनाया जाता है नेपाल में। और दो दिया भोटो जात्रा, और क्वेश्चन नंबर 20 का जो है गाई जात्रा, ये दोनों तो मनाए ही जाते हैं। तो भोटो जात्रा, गाई जात्रा और पाहन चरहे, और फिर है मोहानी, ये भी मनाया जाता है। इंद्र जात्रा और बाघ जात्रा और लोसर, फिर एक है पंचदान और एक है बिस्का जतरा। तो जितना संभवतः जिसमें भी जतरा आ रहा है वो सभी नेपाल के ही पर्व मनाए जाते हैं, वो वहीं के उत्सव हैं। तो इसलिए कभी भी क्वेश्चन में यदि जतरा आता है तो उसमें लगभग चांसेस होंगे कि उसका आंसर नेपाल होगा। आगे देखते हैं पॉइंट नंबर 3, भारतीय मूल की लेखिका चेतना मारू का पहला उपन्यास बुकर प्राइज लॉन्ग लिस्ट में शामिल हो गया है। नाम क्या है? चेतना मारू। उनका पहला ही उपन्यास है और बुकर प्राइज लॉन्ग लिस्ट में उन्होंने इसको शामिल कर दिया है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन में जो नाम आया है बुकर प्राइज़, तो बुकर प्राइज़ के बारे में देख लेते हैं। 2023 का बुकर प्राइज़ जो है वो किसने जीता है? उनका नाम है जॉर्जी गोस्पोडिनोव, ये है राइटर। इनकी किताब एक थी टाइम शेल्टर, जिसके लिए इनको बुकर प्राइज़ 2023 से सम्मानित किया गया है। अच्छा, भारतीय पहली कौन थी उपन्यासकार जिनको ये मिला है? तो भारतीय अरुंधति राय जो हैं वो पहली भारतीय हैं जिनको बुकर प्राइज़ मिला है। कब मिला है? 1977 में। उनकी किताब का नाम क्या था? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। यह अंग्रेजी में ही जो प्रकाशित होती हैं उन्हीं को ये मिलता है। तो इस प्रकार हम जो तीसरा जो है पॉइंट उसको डिटेल देख लिए। आगे देखते हैं पॉइंट नंबर 4 का जो डिटेल है, हाल ही में अमेरिका ने ताइवान के लिए $345 मिलियन के सैन्य सहायता पैकेज की घोषणा की है। किसने किया है? अमेरिका ने। किसको? ताइवान को। कितने का? $345 मिलियन का। तो इस प्रकार ताइवान का है, अमेरिका का तो हमने कई बार बताया। ताइवान का यदि जिक्र होता है तो यहाँ पर ताइवानी डॉलर चलता है और इसकी राजधानी ताइपे है। अब आगे देखते हैं और लास्ट पॉइंट, हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक व्यापार के लिए भारत और अमेरिका ने टास्क फोर्स की शुरुआत की है। तो आज हम करंट अफेयर का वन लाइनर भी देख लिए और जो ऑब्जेक्टिव था उसको देख लिए। अब हर रोज़ की तरह हम देखते हैं 3 तारीख को हमने एक आपसे सवाल पूछा था, तो उसका क्या है, उसका आंसर क्या होगा? वो आपका रवि कन्नन उसका सही आंसर है। क्या था क्वेश्चन? संभवतः यह था कि जो रमन मैग्सेसे पुरस्कार है वो किसको प्रदान किया गया है, तो उसका आंसर रवि कन्नन था। अब देखते हैं आपके लिए एक हम पिछले दिन का सवाल जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, लेकर आते हैं। जो हमने कल पढ़ाया है उसका हम
एक क्वेश्चन लेंगे उससे और उसका आंसर जो है वो नेक्स्ट डे में बताते हैं। तो आज का क्वेश्चन क्या है, हाल ही में पहली बार इस्लामिक बैंकिंग प्रारंभ करने वाले देश का नाम क्या है। ऑप्शन ए ब्राज़ील, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी चीन। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और इसका डिटेल देखने के लिए आप हमारे प्रीवियस वीडियो पे जाएं, जो कल का वीडियो है। तो उस 3 तारीख के वीडियो में हमने इसको डिटेल दिया है और डिटेल से हमने समझाया है। तो आप वहाँ जाएं और फिर वहाँ से आने के बाद यहाँ आप उस सवाल का जवाब दें। आपकी तैयारी का भी आकलन हो जाएगा कि आपकी तैयारी किस स्तर का है, आपका जो मेमोरी पावर है वो कितना है। क्योंकि पढ़ते तो हम लोग बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन हमें कितना ज़्यादा से ज़्यादा याद रह वाला है जो हमारा परीक्षा टाइम में काम आएगा। तो इस प्रकार आज का ये वीडियो का जो क्वेश्चन था वो ख़त्म हो गया। हर रोज़ की तरह हम आपसे फिर अपील करते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सिलेक्टर्स को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और इसका PDF पाने के लिए डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम का लिंक दिया है उस पर जाएँ, क्लिक करें और टेलीग्राम से ये लिंक जो PDF है उसको डाउनलोड कर लें। परीक्षा के समय ये आपको क्विक रिवीजन के लिए बहुत ही अच्छा मटेरियल है। तो इसी के साथ हम आज ये वीडियो ख़त्म करते हैं। आपका इस वीडियो में देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।